Good afternoon, everyone. Am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए, एक बार कल वाला थोड़ा सा बैक साइड पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया था। फिर जो इम्पोर्टेंट बात थी सरफासी में हमने करना था। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेक्शन 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, वो याद रखना आप। नेटवर्थ 100 करोड़ थी, नेट ओन फंड 100 करोड़ होने चाहिए, तब आरबीआई इसको इशू करता है आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और भी कुछ बातें थी, वो सेक्शन 3 में थी। सेक्शन 4 कैंसिलेशन हो सकता है कुछ कुछ ग्राउंड्स पे। सेक्शन 5 एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल असेट। जो फाइनेंशियल असेट बीएफआई के पास थी, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास थी, वो लेटर ऑन किसके पास चले गई है? एआरसी के पास। तो अब एआरसी इज हैविंग ऑल द एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट फाइनेंशियल असेट। मतलब अब जो भी पैसा देगा बोरोवर, वो किसको देगा? एआरसी को। ये बातें आपको समझ आ रही है ना? फाइनेंशियल असेट, बोरोवर, ये सब याद रख लेना कौन कौन था। बोरोवर उस केस में सृष्टि थी हमारी, एंड बैंक एक एसबीआई था, एआरसी एक कंपनी क्रिएट करी थी हमने, और फाइनेंशियल असेट होता है वो जो लोन है। और जितने भी केसेस वगैरह हैं उस फाइनेंशियल असेट के के ऊपर, वो सब अब एआरसी के नाम पे चल जाएंगे। फिर सेक्शन 5 पे किया था कि पेंडिंग एप्लीकेशंस अगर है किसी भी डीआरटी में, अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है रिगार्डिंग दैट फाइनेंशियल असेट, दैट वुड बी इन द नेम ऑफ डीआरटी। वो सेक्शन 5 था। सेक्शन 5 में था अगर एक से ज्यादा डीआरटीज में एप्लीकेशन चल रही है। डीआरटी इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो एक से ज्यादा डीआरटी में एप्लीकेशन चल रही थी उस डेट रिकवरी की, क्योंकि एक से ज्यादा बैंक ने लोन दिया था। तो उस केस में एआरसी एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरा एक ही डीआरटी में केस चलाओ, क्योंकि अब मैं एक हूं तो आई डू नॉट वांट टू मूव हेयर एंड देयर, मुझे एक ही डीआरटी में केस चलाना है। ये सेक्शन 5 है था। सेक्शन 6 था नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज। अच्छा, वो बीएफआई सृष्टि को नोटिस देगा कि अब से आप आगे पेमेंट किसको करेंगे? आरसी को करेंगे। सेक्शन 7 था इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय रेजिंग रिसिप्ट्स और पॉइंट्स। अच्छा, कि एआरसी जो क्यूआईबीज हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनको क्या देगा? इशू करेगा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मतलब सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगा। तो ये सेक्शन 7 था। सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, रफा। रफा के प्रोसीजर्स हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन, है ना? तो वो रफा के प्रोविजन सेक्शन 9 है, स्टार मार्क पॉइंट है। उसके बाद सेक्शन 10 था फंक्शंस ऑफ एआरसी। वो रिकवरी एजेंट बन सकता है, वो मैनेजर बन सकता है, वो रिसीवर बन सकता है, रियलाइज करवाएगा असेट को। और इसके अलावा भी कोई काम करना है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। सेक्शन 11 रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, कि इनके बीच का जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन में रिजोल्व होगा। सेक्शन 13 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आपको पढ़ने को दिया था मैंने सेक्शन 13। किसी को कोई डाउट है सेक्शन 13 में, या एक बार वापस से करवाना है सेक्शन 13? बताएं जरा सेक्शन 13। आज कौन नहीं आया यार? अच्छा बताइए, सेक्शन 13 में दिक्कत है, एक बार पढ़ लेते हैं। चलो चलो, सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन 13 कब लगेगा? जब आपने एआरसी नहीं बनाई है ना। एआरसी बनाई है तो भी लगेगा, एआरसी नहीं बनाई है तो भी लगेगा। दैट मीन्स एसबीआई को सृष्टि ने मना कर दिया, पेमेंट नहीं दे रही है, तो अब एसबीआई क्या क्या कर सकता है, वो सारे प्रोसीजर है सेक्शन 13 में। या फिर एसबीआई ने पूरा एनपीए किसको भेज दिया है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सृष्टि से लोन रिकवर कर रही है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी? वो भी इधर आएगी, है ना। यहाँ सेक्शन 13 गिव्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट मतलब बेचना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब वो जो बंगलो, उस बंगलो को बेचने की सारी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 13 में बता रखी है। तो वो बंगलो कौन बेच सकता है? बैंक और एफआई भी बेच सकती है, एआरसी भी बेच सकती है, और यहाँ पर एक और बंदा भी आ सकता है। कौन? फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स ने मतलब वो क्यूआईबीज, तो जो क्यूआईबीज थे जिन्होंने एआरसी को पैसा दिया था, अब एआरसी उनका पैसा नहीं दे रही है, तो क्यूआईबीज भी सेक्शन 13 में आ सकते हैं। वो जो क्यूआईबीज हैं, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज करना है। देखो ना कौन कौन
किस किस के पास ये बंगलों का चार्ज था? पहले बैंक के पास था तो बैंक, फिर बैंक ने एआरसी को दे दिया तो एआरसी ने वो अल्टीमेटली वो बंगलो दिया किसको था? गिरवी रख दिया था क्यूआईबीज को, तो क्यूआईबीज। तो 3 लोग यहाँ पे सेक्शन 13 में गुहार मतलब सेक्शन 13 की प्रोसीडिंग्स लगवा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो क्या क्या करना पड़ेगा? कोर्ट वोट का झंझट नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 13 में बैंक, एआरसी या क्यूआईबी कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? तो बैंक के लिए बोला गया है कि बैंक और एआरसी ये लोग क्या करें, आप एनपीए डिक्लेयर करो। जैसे ही वो एनपीए डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप नोटिस दे दीजिए। वो जो सृष्टि है सिक्योर्ड, वो जो बोरोवर है, बोरोवर को नोटिस दीजिए कि आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको 60 दिन का समय दे रहे हैं, 60 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप पेमेंट कर दीजिए। और ये रहा पेमेंट और इंटरेस्ट सब जोड़ जाड़ के उसको, हाँ जी। तो क्या हो रहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 13 में बैंक ने सृष्टि को नोटिस दिया कि योर अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एनपीए, बहुत टाइम हो गया, ओवरड्यू हो गया आपका, और ये रहा इसका इंटरेस्ट, ये सारा टोटल मिलाकर के आप पेमेंट कर दीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, या हमें ऑब्जेक्शन है तो बताइए आप। तो सृष्टि को रिप्लाई करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर वो उसने नहीं करा ऐसा तो फिर सेक्शन 13 की कार्यवाही चालू हो जाती है। अब सेक्शन 13 में ये 4 तरीके हो सकते हैं। 4 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट में दे रखे हैं। इफ बोरोवर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इन फुल within the above specified period, then the following measures can be taken by secured creditor. Secured creditor, that is बैंक हो चाहे एआरसी हो, वो ये मेजर्स अपना लेंगे। क्या? टेक द पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड असेट, वहां से लेकर के ही आ जाएंगे असेट को। मान लो मूवेबल असेट है तो ऑब्वियसली लेकर आ जाएंगे, इमूवेबल है तो कैसे लेकर आएंगे? मूवेबल असेट है लेकर आ जाएंगे उठा के। टेक ओवर द मैनेजमेंट रिलेटेबल टू सिक्योर डेट, मतलब इमूवेबल के केस में वहां पर अपना चार्ज, अपना मैनेजमेंट बिठा देंगे। इमूवेबल के केस में अगर प्रॉपर्टी इज इमूवेबल तो वहां पे मैनेजमेंट अपना बिठा देंगे। अपॉइंट एनी पर्सन एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड असेट, वही है, ये सेम ही बात हो गई एक तरीके से। अच्छा, सेकंड केस में टेक ओवर द मैनेजमेंट वो है, सॉरी, उसके बिजनेस को मैनेज करेंगे। सृष्टि के बिजनेस को, जो भी अभी करंट बिजनेस है, सृष्टि बोलती है कि मेरे को इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा है कि ठीक है हम मैनेज करते हैं आपके बिजनेस को। तो मैनेजमेंट वो वाला मैनेजमेंट है, उसके बिजनेस का मैनेजमेंट। और अपॉइंट एनी पर्सन एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड असेट, वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली आप उठा के तो ला नहीं सकते हो, तो उधर आप अपना आदमी अपॉइंट कर दोगे, पोजेशन ले लोगे एक तरीके से, तो वो थर्ड में है। फोर्थ वाला है डिमांड नोटिस टू थर्ड पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड असेट गारंटी ऑर्डर। मतलब ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को बोल दिया था कि अब इस असेट को बेचो, असेट को बेचने का ऑर्डर, कि असेट को बेचो और असेट से जो भी आपको रियलाइज हो, आपको असेट से जो भी रियलाइज हो वो आप हमें दे दें। तो आपने एक नोटिस दिया है थर्ड पार्टी को, जिसको आप उसको बोल रहे हो कि आप इस असेट को रियलाइज करवाइए और जो भी पैसा है वो हमें दे दीजिए। तो ये 4 तरीकों से सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रोसीड कर सकता है अंडर सेक्शन 13। तो what are the measures of enforcement of security under section 13 is take the possession of secured asset, take over the management, appoint any person as manager and demand notice to third person। जो थर्ड पर्सन बेच रहा है उसको नोटिस देना कि आप इस असेट को बेचिए और पैसा हमें दीजिए। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं कुछ और बातें इसमें, देखिए क्या सेक्शन 13 की चल रही है। सेक्शन 13 में बोला गया है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेट एज एनपीए इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बोरोवर हैज रेज्ड मनी थ्रू डेट सिक्योरिटीज। देखो यार, क्यूआईबीज एनपीए थोड़ी डिक्लेयर करेंगी। क्यूआईबीज जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे थे एआरसी से, है ना, और उनको पैसा दिया था, क्यूआईबी ने एआरसी को पैसा दिया था ना, तो अब एआरसी उनका पैसा नहीं लौटा रही है, तो वो थोड़ी एनपीए डिक्लेयर करेंगे। एनपीए डिक्लेयर कौन कर सकता है? केवल बैंक। एक बैंक की अथॉरिटी होती है कि वो अपने असेट्स को एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। क्यूआईबी कैसे करेगा? क्यूआईबी नहीं कर पाएगा एनपीए डिक्लेयर। तो बोला गया है कि एनपीए वगैरह डिक्लेयर, डिबेंचर होल्डर दैट इज क्यूआईबी वुड नॉट बी एबल टू डिक्लेयर डेट एज एनपीए। तो फिर वो कैसे करेंगे काम? तो बोला गया इन सच केसेस डिबेंचर ट्रस्टी is entitled to enforce the security interest। उन केसेस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, जो उस कंपनी में देखरेख के लिए होता है, कि मतलब कंपनी में डिबेंचर के लिए काम करता है, वो डिबेंचर इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो इसलिए वो काम करता है। तो उस केस में जब भी डिबेंचर्स ने एआरसी को पैसा दिया और वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना चाहते हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी को बोलेंगे कि आप चालू कर दीजिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना। इफ borrower pays dues to extra cost
did not transfer the secured asset, or if he has already taken steps to transfer, then no further transfer. Obviously, क्या हुआ, जैसे ही ये 4 स्टेप लेने लगा, वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, दैट इज बोरोवर या एआरसी या क्यूआईबीज, जैसे इन 4 स्टेप्स को लेने लगे तो बोरोवर आ गया, सृष्टि आ गई, बोलती है नहीं नहीं लो 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 पैसा, ये रहा आपका पैसा, ये रही आपकी सारी कॉस्ट, देने आ गई वो सारा पैसा, फिर हमें आगे प्रोसीडिंग्स रोक देनी चाहिए। अगर स्टार्ट ही नहीं करिए तो बंद कर दो, और अगर स्टार्ट ही नहीं करिए तो स्टार्ट मत करना आगे, और अगर स्टार्ट कर दिए तो वहीं उसको क्लोज कर दो। Subject to IBC 2016 provisions, in case of consortium financing, that is group of bank financing a single person, secured creditor can enforce the security interest only if secured creditors holding having 60% of the value of outstanding amount agreed for the same. ये क्या बोला गया है, ये बात समझना कि जब 3 लोगों ने बैंक फाइनेंस किया था ना, एसबीआई ने सृष्टि को, आईसीआईसीआई ने एंड पीएनबी ने, तीनों ने मिलकर के 100 करोड़ दिया था, तो उस केस में सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखो, अब इस 100 करोड़ मिलकर के दिया था, दैट मीन्स एसबीआई ने 60 करोड़ दिया था, आईसीआईसीआई ने 20 दिया था और पीएनबी ने 20 दिया था, ऐसे दिया था इन्होंने। तो पीएनबी और आईसीआईसीआई बोल रहे हैं कि चलो अब एनफोर्स करेंगे, हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट बेचेंगे, एसबीआई के बिना कहे ये नहीं बेच पाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगर कंसोर्टियम फाइनेंसिंग है, दैट इज एक से ज्यादा बैंक ने फाइनेंस करा है, तो उस केस में 60% जिसका भी लोन है उसके कहे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहेगा तो ही सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलीज एनफोर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर बोला गया मनी रिसीव्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी अप्लाइड एज फॉलोज। अब वो जो, अगर मान लीजिए सृष्टि ने पैसा दे दिया है, तो उस केस में कैसे कैसे एप्लीकेशन होगा। कॉस्ट एंड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो भी सृष्टि बियर करेगी। एंड देन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूज, पहले एक्सपेंसेस की कॉस्ट निकलेगी, उसके बाद ड्यू अमाउंट निकलेगा। इन केस कंपनी गेट्स वाउंड अप, Section 325 and 326 becomes applicable. That is, in case of shortfall of funds, amount will be shared with workmen dues. Adequate funds, secured creditor, and ये आपको वो जो लिस्ट है ना, आपने पढ़ा है OPP, override preferential, OPPO, override preferential payment and preferential payment, वो वाले sections लग जाएंगे। 325, 326 वही था, हमने बाइंडिंग अप में पढ़ चुके हैं कि कौन से ओवरराइडिंग होते हैं एंड कौन से प्रेफरेंशियल होते हैं, तो वो वाले सेक्शंस लग जाएंगे। However, if dues of creditor is not fully satisfied from secured asset, then he may file an application to DRT for recovery of the balance amount. मान लो उस असेट को बेचने के बाद भी ड्यूज रिकवर नहीं होते, है ना, असेट आपने बेची, ड्यू था 100 करोड़ का, असेट 300 करोड़ की थी, लेकिन मार्केट में बेचने गए तो उसके पैसे आए हमारे पास 70 करोड़, तो अभी भी ड्यू तो बच रहा है 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ के लिए क्या करें, डीआरटी के पास चल जाओ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाओ। अभी तक तो ये सेक्शन 13 में तो आप खुद ही कर रहे थे सारे काम, सेक्शन 13 में तो आपने किसी की हेल्प नहीं ली थी, ना कोर्ट ले नहीं सकते। सेक्शन 13 आपको अधिकार देता है, सेक्शन 13 गिव्स द राइट टू बैंक, एफआईज, एआरसी कि आप रिकवर करिए जाकर के, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपके पास है, बंगलो है, आप बेचिए, ये काम करो, बस नोटिस प्रॉपर देना है, नोटिस जरूरी है। सृष्टि को नोटिस दिए बिना अगर आपने ये प्रोसीडिंग्स चालू कर दी तो फिर तो सृष्टि केस करेगी आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसीजर से होना चाहिए, और ये सेक्शन 13 है, आ जाता है बहुत बार आता है। इसके बाद एक और बात लिखी हुई है, क्या देखिए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू असेट सिक्योर क्रेडिटर इन टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड असेट। बोला गया है कि अगर मान लीजिए ये सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट मीन्स बैंक सृष्टि से वो बंगलो का पोजीशन लेने गया, है ना, बंगलो पे कब्जा करने गया, लेकिन सृष्टि ने वहां पे बाउंसर्स बिठा रखे हैं, मतलब जैसे बैंक का कोई आदमी गया तो सृष्टि के तो बहुत बड़े बड़े गुंडों से पहचान है, उसने उसको पिटवा दिया। अब दूसरा बैंक ने दूसरा ऑफिसर भेज रहा है, लेकिन वो ऑफिसर को डर लग रहा है कि नहीं यार मैं कैसे लूं ये पोजीशन, मेरे को नहीं जाना है वहां पे, तो यू कैन टेक, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज बैंक shall request to CMM, that is Chief Metropolitan Magistrate और District Magistrate, उनको एप्लीकेशन लगा सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज आप अपने बंदे भेजिए, इस पोजीशन को लेने में मेरी मदद करिए, तो ये हेल्प दे सकता है। CMM फिर उस रिक्वेस्ट पे पोजीशन खुद लेगा और फिर फॉरवर्ड कर देगा उस पोजीशन के डॉक्यूमेंट्स को, किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स इट। ये होता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में था ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंदे आते हैं जब,
आपके पोजीशन को रिकवर कराने में। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमारा खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 15 पे। ये सेक्शन 15 हो चुका है हमारा, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में ही बिठा देते हैं, सृष्टि के बिजनेस में ही सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला अब आपसे बिजनेस नहीं रन हो रहा, आप तो क्या है हमें चुका नहीं रहे हो पैसा, तो आपका बिजनेस हम चला लेते हैं थोड़े टाइम तक, फिर हम जितना भी प्रॉफिट रिकवर होगा उससे हम डेट, अपना डेट निकालेंगे, और उसके बाद जैसे ही डेट हमारा चुक गया तो फिर आपको दे देंगे। दैट इज टेकन ओवर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को लेना। ये सेकेंड पॉइंट था एक तरीके से, है ना। सेक्शन 13 में जो 4 तरीके हैं उसमें सेकंड तरीका था ये टेकन ओवर ऑफ मैनेजमेंट। उस पर डिटेल्ड चर्चा यहाँ पर है सेक्शन 15 में, कि अगर मान लीजिए जब आप टेक ओवर करते हो मैनेजमेंट को तो एक तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है 2 न्यूज़पेपर में, है ना, और वो पब्लिक नोटिस डीम्ड नोटिस होगा वैकेशन ऑफ ऑफिस का, वो डायरेक्टर्स को जो पहले से सृष्टि में डायरेक्टर थे, मतलब सृष्टि कंपनी को कुछ डायरेक्टर्स चला रहे थे जिसमें सृष्टि भी चला रही थी, तो उस केस में अब सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज बैंक ने नोटिस दे दिया 2 न्यूज़पेपर में कि इस कंपनी का मैनेजमेंट अब हम देख रहे हैं, तो उसके लिए सारे सृष्टि के डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग सृष्टि विल वैकेट द ऑफिस, ठीक है। और फिर कॉम्पनसेशन भी नहीं मांगते, याद है आपको वहां पे लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन पढ़ा था हमने डायरेक्टर्स में, कि जो भी डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस होता है वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है, ये तो कॉम्पनसेशन भी नहीं मांगेंगे बिकॉज डिफॉल्टर यही है। तो अगर जैसे ही टेक ओवर हो गया, थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूं मैं, इन केस ऑफ टेकन ओवर मैनेजमेंट विल नॉट बी लॉफुल फॉर शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, नो रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड अनलेस अप्रूव्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, नो, मतलब शेयर होल्डर भी इनइफेक्टिव हो जाएंगे उस कंपनी के। शेयर होल्डर चाहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शेयर होल्डर बैठ करके यूनानिमसली डिसाइड कर रहे हैं नहीं सृष्टि आएगी वापस से मैनेजमेंट में, नहीं हो पाएगा, इनइफेक्टिव, क्योंकि वहां पर अब सारा कंट्रोल किसका है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का है। आप बोलते हो हाँ ठीक है हम मानते हैं शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, बट यहाँ पर इस केस में शेयर होल्डर्स भी ओनर नहीं रहेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी द ओनर, उसके पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा इस कंपनी का। तो यही बातें लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि मैनेजमेंट को वापस देना पड़ेगा, मतलब जैसे ही काम हो गया आपका, डेट रिकवरी हो गई है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर वापस से सारा मैनेजमेंट सृष्टि को संभालेगा। और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा लिया था तो मैनेजमेंट वापस देने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तो वो ओनर ही बन गया है। समझ आ रही है बात, कि भाई आपने शेयर्स ही, आपने डेट की जगह, अपने लोन की जगह वो शेयर्स ले लिए कंपनी के, तो अब तो आप शेयर होल्डर हो गए मेजर, और शेयर होल्डर हो गए दैट मींस आप तो ओनर हो गए, अब तो कंपनी आप ही चलाओ, अब तो रिस्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट को रिस्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स लगते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 15। सेक्शन 17 देखिए, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेट्स, मतलब सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में सृष्टि बड़ी दुखी थी, सृष्टि को लग रहा है नोटिस नहीं दिया और बिना बात मेरी असेट रिकवर करके चला गया वो बैंक, ये क्या तरीका है, नोटिस तो देना चाहिए था 60 दिन का नोटिस, ये तो लिखा हुआ है एक्ट में। तो सृष्टि को अगर कुछ दुख है, बोरोवर को अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो इट कैन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर इन सेक्शन 17 टू डीआरटी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 13 में अगर आपको दुख है तो आप डीआरटी के पास एप्लीकेशन लगा दो विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम सच मेजर। वो जो 4 तरीके लिए थे उस 4 तरीके होने के 45 दिन के अंदर आप डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेशन लगा दीजिए। एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बिफोर डीआरटी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन case of action arises where secured asset is located, branch of BFI is maintained an account। मतलब एप्लीकेशन डीआरटी, भाई आप मुंबई में हो, मतलब आपकी असेट मुंबई में, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसपे वो कब्जा करके बैठे हैं वो मुंबई में, और आप एप्लीकेशन लगा रहे हो डीआरटी वाली, दिल्ली वाली डीआरटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। डीआरटी कौन सी होनी चाहिए, उसी लोकेशन वाली जहां पर आपकी असेट है, जहां पर वो बीएफआई है और जहां पर ये काम हुआ, ठीक है। If DRT comes to a conclusion that measures taken by secured creditor is not in accordance of any law, then it may declare such measure as invalid and restore the possession of secured asset and pass such other। क्या बोला गया, देखिए बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ने को दिया था कि अगर डीआरटी को लगता है कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, दैट इज बैंक वगैरह ने, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह ने बिना बात ये 4 ऑर्डर ले लिए, मतलब नोटिस प्रॉपर नहीं दिया था और कब्जा कर लिया असेट पे, तो डीआरटी वो जो आपने तरीके अपनाए हैं उनको इनवैलिड कर देगी और आपको ऑर्डर दे देगी कि दोबारा से सृष्टि के पास वो असेट दे दीजिए। एक तरीका बता रखा है आपको सेक्शन 13 में, आपने अगर उसको फॉलो नहीं करा और डीआरटी को भी लगता है कि आपने फॉलो नहीं करा, तो डीआरटी आपको बोलेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो असेट वापस कीजिए उसकी, और फिर और भी अदर डायरेक्शंस दे पाएगी।
This application shall be dealt with the DRT as expeditiously as possible and disposed of within 60 days. भाई DRT भी एकदम अलर्ट, मतलब बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ करनी है। डीआरटी के ऊपर है टाइमलाइन, 60 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दो। डीआरटी को बोला गया है कि डीआरटी आप 60 डेज के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कीजिए, जो भी डिसीजन लेना है डिसीजन लीजिए। मतलब या तो सृष्टि की सुनिए तो वो सुनिए, नहीं तो आप हमारे अगेंस्ट ऑर्डर दीजिए, जैसा भी है। आगे बोला है ये पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा अगर आप रीजंस इन रिकॉर्डिंग राइटिंग देते हैं, लेकिन 4 महीने से ज्यादा नहीं। shall not exceed 4 months from the date of application। 4 months मतलब 60 दिन तो पहले हो गए थे, तो 2 महीना और मानो, है ना। तो 4 महीने, टोटल 4 महीने मिल सकते हैं, मतलब 60 डेज और एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा डीआरटी को। Any party may make an application to DRAT for directing DRT for expeditious disposal of the application and DRT shall make an order for the same। अच्छा, अगर DRT बहुत स्लो है ऑर्डर देने में, स्लो मतलब बहुत ही ढीली एक काम कर रही है, पता नहीं चल ही नहीं रहा प्रोसीडिंग्स, तो कोई भी बंदा या तो बैंक या सृष्टि कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है DRAT को, डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब एपिलेट ट्रिब्यूनल को दे सकता है कि प्लीज आप ऑर्डर दीजिए DRT को कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाए। फिर आता है 17A, मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन टू कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सर्टेन केसेस। ये जनरली जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट के लिए है, बिकॉज वहां पे डीआरटी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में आज भी डीआरटी नहीं है, डीआरएटी नहीं है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है, डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। तो उधर उस केस में कहाँ जाएंगे, तो आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। In case of borrower residing in the state of Jammu and Kashmir, application under section 17 shall be made to court of district judge। ये हो गया सेक्शन 17A। फिर सेक्शन 18, डीआरटी के ऑर्डर से भी दुखी है। आपने डीआरटी ने आपको ऑर्डर दिया, अब मान लो बैंक दुखी है या बोरोवर दुखी है। मान लो बोरोवर के अगेंस्ट आया था तो बोरोवर करेगा एप्लीकेशन, बैंक के अगेंस्ट आया था तो बैंक करेगा एप्लीकेशन। मतलब आप डीआरटी के ऑर्डर से असंतुष्ट हैं तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फर्दर अपील टू DRAT, और उसका टाइम है 30 दिन। डीआरटी के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर डीआरएटी को अप्लाई कर सकते हो। एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी में प्रेफर एन अपील टू डीआरएटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डीआरटीज ऑर्डर। नो अपील शैल बी एंटरटेन। अब देखो मजाक नहीं लग रहा है कि आप डीआरटी से भी असंतुष्ट है, यार आपके लाइफ की प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हो रही, आप तो हर बार डीआरएटी के पास चले जाओगे ऐसे। तो बोला गया है डीआरएटी के पास तभी जाना जब वो जो बोरोवर है दैट इज सृष्टि, वो कम से कम 50% अपने टोटल डेट का जमा करा दे। डीआरटी के पास मतलब 50 करोड़ रुपए जमा कराओ पहले। आपका लोन था 100 करोड़ का, डेट आपका 100 करोड़ था, 100 करोड़ का 50% दैट इज 50 करोड़ आप डीआरएटी के पास जमा कराओ। बोरोवर बोलता नहीं है मेरे पास 50 करोड़, तो आप कम से कम 25 कराओ। बोलता है 50 कराना है, लेकिन 50 कम हो सकता है बट 25 से कम नहीं हो सकता, 25% तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डीआरएटी कब एंटरटेन करेगा आपकी बात को, जब आप कम से कम 50% ऑफ द ड्यू शुड बी डिपॉजिटेड इन डीआरएटी। तो वही बोला गया है, नो अपील शेल बी एंटरटेन्ड अनलेस द बोरोवर हैज डिपॉजिटेड विद डीआरटी क्या 50% ऑफ द डेट ड्यू फ्रॉम हिम एज डिटरमाइंड बाय डीआरटी और एज क्लेम्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर व्हिचएवर इज लेस। However, DRAT for the reasons to be recorded in writing reduce the above limit to 25%। ठीक है, ये बोला है डीआरएटी की पावर। डीआरएटी भी इंपॉर्टेंट है। डीआरटी से असंतुष्ट होकर डीआरएटी में आ सकते हो, 30 दिन का टाइम दिया गया है डीआरटी ऑर्डर से। लेकिन डीआरएटी एंटरटेन तभी करेगा जब आप मिनिमम 50% ऑफ द टोटल डेट ड्यू जमा करा दोगे, और ये 50% भी कम हो सकता है लेकिन 25% से कम कभी भी नहीं होगा। अपील टू हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अब डीआरएटी की जगह कौन काम करेगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो हाई कोर्ट। भाई अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज से सेटिस्फाइड नहीं हो 17A में, जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं आप, और वहां पे डीआरएटी की जगह आप कहाँ जाएंगे, तो बोला गया आप हाई कोर्ट में चल जाइए 30 दिन के अंदर अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये 18B है। सेक्शन 19 है राइट ऑफ बोरोवर टू रिसीव कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। If tribunal or court holds the position of secured asset by secured creditor is not as per law and directs him to return such assets to borrower, the borrower shall be entitled to payment of such compensation and cost। ठीक है, अगर मान लीजिए सेक्शन 13 में कुछ ऐसे काम करे सिक्योर्ड क्रेडिटर ने दैट इज बैंक ने, जो कि एज पर लॉ नहीं थे, आपने जबरदस्ती उसका असेट की पोजीशन लेकर आ गए, तो जितना भी खर्चा हो गया है बोरोवर को आपको पे करना पड़ेगा। ये ऑर्डर दे सकता है सेक्शन 19।
कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इसके बाद सेक्शन 28 सेंट्रल रजिस्ट्री। What is central registry? Central government may by notification set up a registry to be known as central registry for the purpose of registration of transactions of securitization. सरफेसी एक्ट में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एक बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल रजिस्ट्री, उसका नाम होगा सेंट्रल रजिस्ट्री, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम होगा सेंट्रल रजिस्ट्री। दैट्स ऑल अबाउट सरफेसी सरफासी। आपको कुछ समझ आया, कुछ दिक्कत हो तो पूछिए और रिप्लाई कीजिए। ये पूरा चैप्टर क्लियर है क्या? फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इतने से सेक्शन है एंड इन डेप्थ ही करा है हमने। कोई दिक्कत हो तो पूछो। और देख लो एक बार, फटाफट से 5 मिनट में स्क्रॉल करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। एक बार मैं मॉड्यूल देख लेती हूँ, कुछ रह गया क्या। एक रह गया बच्चों, एक पॉइंट रह गया इसमें, है नहीं वो पॉइंट। एक सेक्शन है 18C। देखो सेक्शन 18 था एपेलेट ट्रिब्यूनल, है ना, DRAT। 18B था, 18B था वो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर वाले केसेस में। एक 18C है, 18C सुन लीजिए क्या है 18C, ये भी इंपॉर्टेंट है यार 18C, है ना। आप खुद ऐड कर लीजिएगा या फिर मैं एक इमेज इसमें PDF इसको इसकी जब मैं बना के भेजूंगी तो आई विल ऐड 18C। 18C सुन लीजिए अभी क्या है। राइट टू लॉग अ कैवेट, कैवेट लॉग करना, CAVEAT, कैवेट। व्हाट इज कैवेट? इस पे आ सकता है यार क्वेश्चन, ढंग से समझ लीजिए व्हाट इज कैवेट। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज बैंक, सृष्टि को जिसने लोन दिया था SBI ESI दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करेगा कब? जब वो सेक्शन 13 में वो नोटिस वोटिस देता है 60 दिन का, मतलब ऑब्वियसली सृष्टि ने डिफॉल्ट करा पेमेंट में, NPA डिक्लेयर हुआ, नोटिस दिया, 61st डे वो ये काम करने वाला है। तो सृष्टि क्या करती है, बोरोवर क्या करता है, बोरोवर जनरली अपने जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में, मतलब जहां वो रहता है उसके आसपास के कोर्ट्स में जाकर के एक बेल बेल मतलब स्टे ऑर्डर लगवा लेता है। उसको पता है कि आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर और अपना पोजेशन ले, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेगा लेगा कंफर्म है, उसको पता है ऐसा होने वाला है। तो उसको पता है ये सारी प्रोसीडिंग करने से पहले वो क्या करता है, स्टे ऑर्डर लगवा लेता है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में जाता है और अपील करता है कि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक यार फोन आ रहा है, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कैविएट? तो कैविएट क्या होता है? सृष्टि को पता है, बोरोवर को पता होता है कि क्रेडिटर श्योरली, बैंक श्योरली 61st डे आकर के उससे वो पोजीशन लेकर जाएगा, जो भी असेट गिरवी रखी है उसका. तो सृष्टि क्या करती है, अपने आसपास के कोर्ट में जाकर के एक स्टे ऑर्डर लगवा लेती है. यही बोलते हैं, बोरोवर यही बोलता है कि देखो अभी बहुत कंडीशन खराब है, एक ही घर है रहने को, वो भी वो ले जाएंगे तो क्या होगा. तो ऐसा स्टे ऑर्डर, मतलब ऑन सम एप्लीकेशन, ऑन सम रिक्वेस्ट, दे रिक्वेस्ट टू द अदर कोर्ट्स कि आप स्टे लगा दो, उनको मना कर दो अभी कि वो ऐसा पोजेशन नहीं ले. तो ऐसा ग्रांट मिल जाता है जनरली कोर्ट से. तो अब आजकल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ये पता है कि ऐसा कर सकता है बोरोवर. सिक्योर्ड क्रेडिटर को, दैट इज बैंक को पता है कि वो स्टे ऑर्डर लगवा देगा. अब स्टे ऑर्डर के केस में पता है बैंक प्रोसीड नहीं कर पाएगी, अपनी कोई से भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है. स्टे ऑर्डर चलता रहता है सालों साल और फिर वही काम. इसलिए बैंक्स आजकल क्या करते हैं, पहले से ही अपने सारे, मतलब जहां वो रहता है, बोरोवर जहां रहता है उसके आसपास के कोर्ट्स में जाकर के पहले ही एप्लीकेशन लगा देते हैं कि अगर ये बोरोवर आपके पास आए फॉर दैट स्टे ऑर्डर, रिक्वेस्टिंग टू गेट अ स्टे ऑर्डर, तो आप उसको मना कर दें, या फिर आप उसको दें ऑर्डर तो एक बार हमसे पहले पूछ के दें. आप हमसे भी तो सुने कि वो कितना बड़ा डिफॉल्टर है या उसके पास कितनी असेट्स हैं. आप उसकी सुन के ना दे दें केवल ऑर्डर. ये आप अगर स्टे ऑर्डर का ऑर्डर पास करेंगे तो पहले आप हमसे भी पूछे, हमें भी बुलाएं और फिर आप वो ऑर्डर पास करें. तो ये होता है कैविएट. तो ये कैविएट के लिए डिमांड कर सकते हैं कौन? बैंक्स वगैरह कैविएट के लिए डिमांड कर सकते हैं. किसको? जहां पर भी वो रहता है, वो बोरोवर रहता है उसके आसपास के कोर्ट्स में. तो बोला गया है, जैसे मैं रीड कर देती हूँ कंटेंट मॉड्यूल में से, मैं रीड कर रही हूँ 372 पेज पे है कि सेक्शन 18C ऑफ द एक्ट डील्स विद राइट टू लॉग अ कैविएट. It is stated that where an application or an appeal is expected to be made or has been made under section 17 or 17A or 18 or 18B, the secured creditor or any person claiming a right to appear before tribunal or the court or district judge or appellate tribunal may be on hearing of such application or appeal may log a caveat. ये बोला गया है. आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हैं कि बैंक्स वगैरह they can log a caveat to appellate tribunal, to district courts, to DRTs, to other district courts कि अगर आपके पास बोरोवर आता है to file an application for stay order, तो आप हमसे पहले पूछे बिना ये स्टे ऑर्डर का ऑर्डर ना दे. ये होता है कैविएट. दैट्स ऑल अबाउट सरफासी. सरफासी खत्म होता है यहाँ पे. आई थिंक हमें नया एक्ट अभी चालू कर देना चाहिए. व्हाट यू से?